Hello student, this is Anstyagi and this is the last lecture of this chapter basic physics. आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की. तो आज की इस क्लास का टॉपिक होने वाला है एरर एनालिसिस एंड दिस इज द लेक्चर 6 ऑफ बेसिक फिजिक्स. दिस इज द लास्ट लेक्चर जिसमें हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे होंगे. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे एरर एनालिसिस की. अब एरर होता क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं एंड आफ्टर दैट एक क्लास होगी जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रैक्टिस की. ठीक है, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे पूरे चैप्टर की. उससे पहले आई होप कि आप सारी क्लासेस देख लेंगे, सारा होमवर्क जो आपको दिया गया है वो कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे खुद से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो. ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी 5 क्लास हैं उनमें हमने डायमेंशन एनालिसिस, बेसिक फिजिक्स की यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं. हम इस लेक्चर में बात करेंगे एरर की. अब ये एरर होता क्या है, क्यों आता है, या फिर क्या काम है इसका फिजिक्स के अंदर, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में. ये वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एरर एनालिसिस आपके लिए सिर्फ थ्योरी का चैप्टर है. इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आगे जाके आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए हम थ्योरी कवर करते हैं. सो टॉपिक आज की क्लास में क्या कवर होने वाले हैं, एरर एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड टर्म्स जो एरर एनालिसिस में हम यूज करते हैं. तो ये कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के टॉपिक के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एरर एनालिसिस, यानी व्हाट इज एरर. सबसे पहले एरर एनालिसिस से पहले हम ये समझ लेते हैं ना एरर क्या होता है. तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो. हमने कहा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया कि फिजिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम नेचुरल लॉ समझना चाह रहे हैं, नेचुरल लॉ इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब ये नेचुरल लॉ जो है इसमें अगर हमें कुछ समझना है तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. ये हमने पहले कुछ वीडियोस में समझ लिया था कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भाई कैलकुलेशन ध्यान में रखना, क्योंकि अब हम सिर्फ कैलकुलेशन पर काम करने वाले हैं, कैलकुलेशन पर काम करने वाले हैं. तो इसीलिए अब हम एरर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हैं ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो तब करेंगे जब उनके पास कोई मेजरमेंट हो, उनके पास कोई मेजरमेंट हो. यानी कोई जैसे एक स्टिक है, अब मैं कहूं इस स्टिक को कितना बीच में से तोड़ूं मैं कि इस स्टिक के इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर हो जाए. तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सबसे पहले आप एक स्केल लोगे, उस स्केल से इसको नापोगे. लेट सपोज ये आ गया 6. ठीक है, अब क्या करोगे आप 3 पर लेके जाओगे और 3 पे इसको काट दोगे इधर से और इधर से. ये कुछ मेजरमेंट आपने करी, कुछ बातें आपने देखी इस स्केल की कि भाई ये जो पॉइंट है ये 3 सेंटीमीटर है और इस जगह से इसको काटना है. तो मेजरमेंट करी, कैलकुलेशन करी और फिर एक्शन लिया. लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इन दोनों चीजों में से कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी, यानी या तो आपने मेजरमेंट गलत ले ली, गलत नाप लिया, ये 6 नहीं एक्चुअल में ये जो वुड है ये 7 सेंटीमीटर की थी, तो आपने गलत नाप दिया भाई. तो अब क्या करोगे, गलती हो गई ना एक्शन में. तो अब अगर मैंने कहा कि चलो ये तो सही नाप दिया 6 सेंटीमीटर, लेकिन हाफ लेने में आप दिक्कत कर गए, हाफ आपने 4 लिख दिया, अब भी गलती हो गई. तो ये जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स हम कैलकुलेशन और मेजरमेंट में जो करते हैं, इन्हीं को हम एरर कहते हैं. एरर आर द मिस्टेक्स जो हम करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट और मेजर समथिंग. ठीक है जी, एरर मतलब हो गया गलतियां. ये तो पहले भी वैसे भी वर्ड से समझ आ रहा है. एरर का मतलब क्या हो गया, गलतियां. ठीक है, तो हम जो अपने जो हमारा मेजरमेंट होता है, कैलकुलेशन होता है, उसमें जितनी भी गलतियां करते हैं वो हम कहां पढ़ते हैं, एरर एनालिसिस में पढ़ते हैं. यस और नो, इज दैट क्लियर. तो एरर एनालिसिस में हम पढ़ेंगे जो गलतियां हम कैलकुलेशंस में कर रहे हैं. ठीक है, अब वो गलतियां कैसे होंगी. अच्छा, व्हाई एरर एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको समझाता हूं मैं पहले. ठीक है, एक स्क्रीन ले लेते हैं अलग से और ये टॉपिक बहुत अच्छा है. ठीक है भैया, एक बात बताओ मुझे, हम तो कुछ गलती नहीं करेंगे, मेजर भी सही करेंगे, कैलकुलेशन भी सही करेंगे, ठीक है, हम कोई गलती नहीं करेंगे. तो मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एरर ह्यूमन की वजह से आता है, यस और नो, हाँ या ना. हाँ. क्या सिर्फ ह्यूमन की वजह से आता है, नहीं,
सिर्फ ह्यूमन की वजह से एरर नहीं आता। एरर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण का मैं बात करूंगा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये कौन सा एरर है? तो अभी मैं आगे सारे एरर्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए एक कहानी समझो। आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको इस डेस्क, ये जो डेस्क है ना, इस डेस्क की लेंथ मेजर करनी है। क्या? लेंथ मेजर करनी है। ओके। और आपको दिया गया है एक स्केल, सिर्फ एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है जी, एक स्केल जो कि 30 सेंटीमीटर का है। आपको एक 30 सेंटीमीटर का स्केल दिया गया है। यस और नो? यस और नो? टास्क क्या है? सिर्फ इस डेस्क की लेंथ को मेजर करना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहां पर स्केल रखोगे और कुछ इस तरीके से इसको मेजर करोगे। 30 सेंटीमीटर आप लिख लोगे कि यदि 30 सेंटीमीटर हो गया। फिर आप क्या करोगे? फिर आप दोबारा से इसको मेजर करोगे और फिर कहोगे दैट इज 30 सेंटीमीटर। फिर आप यहां रखोगे इस स्केल को, फिर आप ऐसे मेजर करोगे, दैट इज 30 सेंटीमीटर। फिर आप इसको मेजर करोगे, यहां पे मान लेते हैं रीडिंग कुछ आ जाती है 25, तो आप कह दोगे 25 सेंटीमीटर एंड तीनों को जोड़ दोगे, आप कहोगे 115 सेंटीमीटर। इज दैट राइट और रॉन्ग? यही करना है। अब मैंने कहा कि आपने ना तो यहां सम गलत करा, और देखो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपने ये जो स्केल है ये कई बार यहां पे हिला दिया हो जहां पर आप रख रहे थे, लेकिन मैंने कह दिया आपने कोई गलती नहीं की, आपने 100% सही कैलकुलेशन और मेजरमेंट करी है। अब मेरे को ये बताइए, इस वीडियो को यहीं रोको और नीचे कमेंट में बताओ क्या एरर पॉसिबल है या नहीं। अभी मैंने कहा कि आपने 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करी है, तो क्या अब एरर पॉसिबल है? द आंसर इज यस। हाउ? तो ये एरर आ क्यों रहा है, ये एरर पॉसिबल क्यों है, तो ये मैं आज समझाता हूं कि एरर पॉसिबल क्यों है। ये जो स्केल, आप जिस स्केल को यूज कर रहे थे, ये जो स्केल है ये कुछ ऐसे होती है ना, टक 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 टक, इस तरीके की कुछ स्केल होती है ना, इसकी इस तरीके की स्केल होती है ना, ये इसमें कुछ छोटे छोटे मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्केल हम देखते हैं, ठीक है जी। अब इस स्केल के अंदर ये जो मार्क बनाए हैं ये किसी ह्यूमन ने बनाए हैं, यस और नो? हाँ या ना? सबसे पहला डाउट कि भाई ये एक्यूरेट कैसे हैं? हो सकता है कुछ, अब कहोगे नहीं ये तो मशीन से बने, लेकिन मशीन में जो वैल्यू डाली गई है वो तो ह्यूमन ने डाली है, ये पहली पॉसिबिलिटी। अब इसको भी मान लेते हैं कि भैया मैंने मान लिया मशीन ने बिल्कुल सही काम किया है, ह्यूमन ने सही वैल्यू डाली है, तो ये स्केल बिल्कुल सही बनी है। ओके। अब मैंने आपसे कहा कि काम करो, मुझे इस लाइन का, बस इस लाइन को ये बता दो ये कितनी बड़ी है। आपने झट से स्केल लगाई और ये ऐसे करके नाप लिया, हाँ या ना? ऐसे करके ये नाप दिया और आपने बता दिया मुझे कि भैया इतनी बड़ी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं इसको यहां से जूम करूंगा, यहां से इसको जूम करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये जो ये वो वाला पार्ट है जो जूम हो रहा है, ठीक है, ये तो है लाइन, ये है लाइन और यहां पर स्केल है, ठीक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह पर इस लाइन का एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो इस हिस्से के या तो बाहर जा रहा होगा या तो अंदर आ रहा होगा? भैया समझ नहीं आया, जरा देखो ध्यान से। ये एक स्केल हो गई और यहां पर मैंने ये मेजरमेंट्स कर दिए, ठीक है जी, मैंने क्या कर दिए, ये मेजरमेंट, ठीक है। अब मैंने इस पार्ट को बस जूम कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अच्छा ये सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है? मिलीमीटर। अरे ये तो पता होगा ना, ये मिलीमीटर होते हैं, बीच में 10 होते हैं, ये 10। तो जरा मैं इसी को जूम करता हूं, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, हाँ या ना? ये सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर और ये 1, ये वाला जूम, ये वाला पार्ट जूम किया है मैंने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें बीच में 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 होते हैं, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? 10, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक ये 10 होते हैं, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, ये कितना है? 1 मिलीमीटर, कितना है? 1 मिलीमीटर। अच्छा अब भैया कैसे पता 10 होते हैं? भैया 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते होंगे? तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये बताया था ना, पहली क्लास में ही बताया था। तो मिलीमीटर कितने होते हैं? 10 होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ या ना बोलो?
अच्छा भैया ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होगी, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो, यस और नो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। दोबारा से देखो जरा, शिट सब गायब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। क्या बोला था मैं कि भैया एक स्केल है 0 से और 5 तक की, जिसमें 1 2 3 4 और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे डिविजन्स हैं। अब इनमें से मैं अगर इसको जूम कर देता हूं तो कुछ इस तरीके का मेरे को देखने को मिलेगा, ये 0, ये 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे बीच में भी छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे और ये मिलीमीटर्स हैं, 0 1 2 3 4, ये कुछ मिलीमीटर्स हैं। अगर मैं इनको भी जूम कर दूं भैया तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 0 से 1। अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा? अब मेरे को देखने को मिलेंगे फिर पार्ट 10, और ये जो 10 पार्ट होंगे अब क्या होंगे? 10 की पावर -1, यस और नो, हाँ या ना? यानी कि ये जो 10 पार्ट होंगे अब ये इनके बीच में भी कुछ देखने को मिलेगा, यानी मेजरमेंट तो बहुत आगे तक चली जाएगी भाई, मेजरमेंट तो बहुत आगे तक चली जाएगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी स्केल इनमें से किस किस को मेजर करने के लायक है। क्या मेरी स्केल 1 सेंटीमीटर को नाप सकती है? बिल्कुल भैया 1 सेंटीमीटर ये वाला गैप है, है ना भाई? दो ये पॉइंट को तो देख सकते हो ना तुम आंखों से। भैया क्या मैं 1 मिलीमीटर नाप दूंगा? भैया हाँ बिल्कुल नाप दूंगा। देखो ये जो 0 और 1 के बीच में गैप है ना, ये मुझे दिखाई दे जाते हैं। तो अगर मेरे को पॉइंट मिला, ये पेंसिल है मेरे पास कोई, और इस पेंसिल की एग्जैक्ट लेंथ 2 मीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, तो भैया हो सकता है 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे निकल रही हो और मैं इसको कह दूंगा 2.4, ऐसे ही तो कहते हैं यार, हाँ या ना? 2.4 सेंटीमीटर कहते हो ना। अब ये 0.4 क्या है? दिस 0.4 इज मिलीमीटर, यस और नो? दिस 0.4 इज मिलीमीटर। भैया अगर ये 0.4 मिलीमीटर है, क्या मैं इसके आगे भी नाप सकता हूं? 2.45 सेंटीमीटर कह सकता हूं? मैंने कहा नहीं, क्योंकि भाई इसके अंदर तो पार्टीशन ही नहीं है स्केल में, इनके बीच में थोड़ी तुम्हें। अच्छा 1 सेंटीमीटर यहां पे देखो जरा भाई, एक बात मुझे बताओ जरा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में तो छोटे छोटे गैप दिखते हैं, क्या इन दोनों के बीच में गैप दिखते हैं तुम्हें? नहीं दिखते, तो इनके बीच के गैप तो नाप ही नहीं सकते। इस वजह से एरर आता है, यानी तुम किसी भी पेंसिल की एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर एग्जैक्ट लेंथ 2 सेंटीमीटर है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ह्यूमंस बना रहे हैं भाई, एग्जैक्ट चीज कैसे बन जाएगी? एग्जैक्ट चीज सिर्फ भगवान बना सकते हैं, ठीक है? तो 2 सेंटीमीटर तो नहीं है, यानी कुछ तो फालतू है। ये हो सकता है ऐसे भी हो, इतना भी हो, लेकिन ये तो फालतू था ना भाई। अब हम तो सिर्फ इतना नाप पा रहे हैं, लेकिन ये तो इतना था, यानी एरर तो है। तो भैया एरर यानी गलती, गलत नाप लिया। यानी कि मैंने तुमसे कहा ये भाई ये डेस्क नापो, तुमने 40 सेंटीमीटर बता दिया, 40.6 बता दिया, हाँ या ना? लेकिन 40.675 नहीं बता पाओगे, क्योंकि स्केल से नापा ही नहीं जा सकता 40.675। तो यहां तो एरर है ना, ये 675 और 40.6 में तो बहुत बड़ा एरर आ जाएगा भाई। क्यों भैया ये इतना बड़ा एरर क्यों है? क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग यानी जिसकी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, इन एप्लीकेशंस में जब कुछ बनाते हो, तो भाई एक एक पॉइंट की अहमियत होती है। 40.6 और 40.67 बहुत बड़ा अंतर है भाई इनमें। अगर मैंने आपसे कहा ब्रिज बनाना है, ब्रिज में मान लो 10 किलो वजन आ सकता है और वो 10.1 बोल रहा था, आपने 10 बोल दिया, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा यार इसमें। तो कहने का मतलब यह है, एरर को डिफाइन करना, एरर को ढूंढना और एरर को समझना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एरर क्यों आता है समझ लिया। अब एरर को ढूंढते कैसे हैं भैया? तो एरर को देखो ढूंढना इम्पॉसिबल है जब तक तुम्हें क्या ना पता हो, असली वैल्यू। कैसे भैया? मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, इस सर्कल की रेडियस बता दो कितनी है। आपने कहा 4 सेंटीमीटर, नाप के बता दी। मैंने कहा गलत है। क्यों भैया? क्योंकि एरर तो आना ही है, ये जिस स्केल से नापी होगी उस स्केल में पार्टीशन मिलीमीटर के थे, उससे कम तो थे ही नहीं। यानी 4.5 तुम बता सकते हो, 4.56 नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल सही बात। मान लो अगर इसका 4.56 असली वैल्यू होता तो कितना एरर आया? 0.06, यस और नो? तो दिस इज द एरर। यानी भैया एरर ऐसे निकल जाता है, जो असली वैल्यू होती
उसमें से मेजरिंग वैल्यू को माइनस कर दो। नहीं समझ आया क्या? मैंने कहा इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो मेरे को भगवान ने आके सपने में बता दिया कि 40 सेंटीमीटर होगा भाई, सॉरी 40 नहीं 40.685 सेंटीमीटर होगा भाई, ठीक है जी, बता दिया। आपसे मैंने कहा इसको नापो, आपने स्केल ली जिसके अंदर 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बीच में 10 पार्टीशन है, इनके बीच में तो पार्टीशन ही नहीं है, यानी आपने यहां 40 लिखा होगा, यहां 41 लिखा होगा, तो 40.6 तो नाप दिया, लेकिन अंदर के पार्टीशन नहीं दिखे, तो 40.6 तक ही नाप पाए आप। क्या ये सही है? ये गलत है। कितना गलत है भैया? 40.685 होना चाहिए था, 40.600 आप बता रहे हो, तो भैया ये 0.085 का एरर है। हाँ या ना? यस और नो? तो जरा समझ लेते हैं। एरर एनालिसिस इन इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिया, वही कि भाई इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर होता है, ठीक है, या मैं कह सकता हूं एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर वैल्यू। नहीं समझ आया क्या? मैंने कहा भैया मैंने एक, मान लो व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, और मैंने इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ नापी 40.865 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इतनी नाप दी मैंने। भैया असली वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो मान लो क्वेश्चन में दे रखी है, देखो असली वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी 40.66 सेंटीमीटर, तो भाई कितना गलत हुआ? तो ट्रू वैल्यू यानी 40.66 में से क्या माइनस करोगे? 40.865, तो आंसर आ जाएगा कुछ माइनस के अंदर भैया आपका, तो दिस इज द एरर। तो एरर समझ आ गया भैया कैसे निकलता है, एरर इज द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो टाइप्स ऑफ एरर अब समझ लेते हैं कैसे होते हैं। तो पहला टाइप का एरर होता है, अच्छा 3 टाइप्स हैं, पर्सनल, रैंडम एंड सिस्टमैटिक, ठीक है। कैसे? पर्सनल एरर, फॉर एग्जांपल द पर्सन टेकिंग रीडिंग फ्रॉम द मीटर और वो 23 को 28 पढ़ ले, यानी वो एरर जो हमारी गलती से होता है, ह्यूमन, हमारी गलती से, यार 23 लिखा था 28 पढ़ लिया गलती से, तो भैया एरर हो गया। कि मैंने एक डेस्क थी, उस डेस्क का ना मुझे वो नापना था भाई, लेंथ नापनी थी, ठीक है, लेकिन उस लेंथ को वो तो आई 40, मैंने पढ़ ली 45, तो गलती हो गई ना, तो ये पर्सनल एरर है जो हमारी गलती से होता है। रैंडम एरर, भैया देखो 40 थी, 40 पढ़ी है मैंने, लेकिन यार सर बता रहे हैं कि 41 आंसर आना चाहिए। अब ये 40 और 1 में क्या अंतर है? बिल्कुल सही किया मैंने सब कुछ। दीज कैन बी ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब ये क्या होता है? लेट सपोज तुम्हें टेम्परेचर नापना है, तुम्हें अपना बुखार नापना है, तुम बहुत गर्मी में हो, ठीक है, बहुत गर्मी में, ऐसी जगह पे हो जहां बहुत गर्मी है, तुम्हें अपना बुखार नापना है। भैया 98 फ़ारेनहाइट होगा तो हमारा बुखार, हमें बुखार नहीं है, 104 आता ही भैया हमें तो बुखार है। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह पर बुखार नाप रहे हो जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है 98 आएगा तुम्हारा टेम्परेचर? नहीं आएगा यार, 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अब आपको लगेगा यार ये तो 100 आ गया, मुझे तो बुखार है, लेकिन वो आया किस वजह से? कंडीशन। किसकी वजह से? कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। इसका मतलब भैया ये जो एरर आया 2 का, असलियत में मेरा बॉडी टेम्परेचर 98 है, लेकिन मुझे वहां क्या दिखाई देगा? 100। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा है। तो ये जो एरर आया ये रैंडम एरर है भाई, कंडीशंस की वजह से आ रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। अब आ जाते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर यानी सिस्टम के एरर्स। एनवायरमेंटल एरर्स अभी मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अब आगे आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर कौन सा है? मैंने 20.43 था, इसको मैंने क्या ऑब्जर्व किया? 20.3 ऑब्जर्व कर लिया। इंस्ट्रूमेंटल एरर मैं आपको सबसे पहले बता चुका कि भैया ये जो स्केल है, इस स्केल के अंदर से जो एरर आया ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो ये सिस्टमैटिक एरर हो गई, ठीक है। Okay, now the topic is accuracy and precision. Okay, now the topic is accuracy and precision, which is very important. तो अब ना मेरे को एक गेम आपके साथ खेलना है, वीडियो पॉज करके नीचे आंसर देना जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैंने कहा आपको ना 4 एम मिले और आपको 4 गोलियां मिली इस पे चलाने के लिए, ठीक है, बुलेट। तो सबसे पहले आपने गोली यहां चलाई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है जी। दूसरा चांस मिला आपको, आपने एक गोली यहां चलाई, एक यहां चलाई, एक यहां चल, अरे कैसे काम नहीं कर रहा है, एक यहां चलाई और एक यहां, ठीक है। आपको तीसरा मौका मिला, आपने गोली यहां, यहां, यहां
और यहाँ कुछ इस तरीके से चलाई। यस और नो। फिर आपने क्या किया, एक गोली यहाँ चलाई, एक गोली यहाँ चलाई, एक गोली यहाँ चलाई, और एक मिनट इसको अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक शूट यहाँ किया, एक शूट यहाँ किया, एक शूट यहाँ किया और एक शूट यहाँ किया। अब मैंने आपसे ये पूछा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? भैया एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा क्लोज टू द टारगेट, क्लोज टू द टारगेट। भैया इसमें भी क्लोज टू द टारगेट है और इसमें भी क्लोज टू द टारगेट है, बिल्कुल सही जवाब, हाँ या ना भाई। क्लोज टू द टारगेट होता है एक्यूरेट का मतलब। प्रेसिजन क्या होता है? प्रेसिजन होता है चांस क्लोज ईच अदर, यानी जितनी भी बार आपने शूट किया आपस में गोलियां कितनी पास हैं। यहां तो बहुत दूर है भैया, यहां पर पास है, यहां पर भी पास है और यहां पर भी पास है, ठीक है। यस और नो। अच्छा यहां पर पास नहीं है, ठीक है, इसको मैं दूर मान रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने पास कर दिया, ठीक है जी। ये दूर है, ये दूर है, ठीक है। चलिए तो अब भैया समझ क्या आया? मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, यानी एक्यूरेसी तो है आपके शूटिंग में, यानी आप एम के पास टारगेट कर रहे हो, देखो हर बार एम के पास टारगेट कर रहे हो, लेकिन आपस में जो आप टारगेट कर रहे हो ना वो पास नहीं है। इसके पास दूसरी गोली नहीं लगी, दूसरी गोली यहां लगी है, तीसरी यहां लगी है, चौथी यहां लगी है। दिस इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, भाई आप ना आपस में गोली एक ही जगह मार रहे हो, देखो यहां मार रहे हो, लेकिन भाई वो इसके पास थोड़ी है, क्लोजनेस थोड़ी है, एक्यूरेट तो नहीं है, प्रिसाइज है। हाँ अगर एक गोली तुमने यहां चलाई तो बाकी सारी यहीं चला रहे हो। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, भाई देखो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी, यानी एम के पास भी चला रहे हो और आपस में पास भी चला रहे हो। नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, भाई देखो एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, भाई ना तो तुमने गोली आसपास चलाई ना तुमने टारगेट के आसपास चलाई, तो ये तो नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। भैया इससे हमारे कैलकुलेशन का क्या मतलब? लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैं यहीं पे ले लेता हूं, आपको एक ये जो है ना ये टेबल मान लेते हैं, इसको मेजर करना है। आपने सबसे पहले मेजरमेंट ली 40 सेंटीमीटर, फिर ली 50 सेंटीमीटर, फिर ली 60 सेंटीमीटर, फिर ली 30 सेंटीमीटर। असली मेज ये जो टेबल है इसकी लेंथ थी 45 सेंटीमीटर। क्या आप एक्यूरेट हो? आप कहोगे नहीं हम एक्यूरेट नहीं हैं, क्योंकि आपने कभी 40 बोला, कभी 50, कभी 60, कभी 30, एक्यूरेट नहीं हो। क्या आप प्रिसाइज हो? प्रिसाइज भी नहीं हो, क्योंकि एक बार 40 आ रही है रीडिंग, फिर 10 आगे, फिर 10 आगे, फिर इतनी पीछे चली गई, तो एक्यूरेट प्रिसाइज नहीं हो। तो भैया ऐसे कैसे होगा? आपने बेंच इस टेबल को मेजर किया विच इज 40.4 एक बार आई, फिर 40.3 आई, फिर 40.4 आई दोबारा से, फिर 41.6 आई, फिर 40.2 आई, ऐसे इस तरीके से आई, ठीक है। अब ये देखो जरा यहाँ पे, अच्छा असली वैल्यू क्या है? असली वैल्यू 50 है। भैया एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, प्रिसाइज है, क्योंकि देखो 40 के आसपास ही आ रही है मेरी सारी वैल्यू, तो प्रिसाइज तो है। हाँ असली वैल्यू से दूर है तो एक्यूरेट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, आपने एक बार मेजर किया 40.4, फिर 40.8, फिर 40.6, फिर 40.9, फिर 40.5, फिर 40.3 और असली वैल्यू है 40.5। देखो भैया एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि सारी वैल्यू मेरी ट्रू वैल्यू के पास है और आपस में भी पास है, तो ये एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। भैया एरर को कम करने का कोई तरीका है? मैंने कहा हाँ। देखो हमने कहा एक बार अगर मैं बेंच को नापता हूं, टेबल को नापता हूं किसी भी स्केल से, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर मैं 10 बार नाप लूं तो भैया ज्यादा टाइम्स में सही कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं हो सकता है अच्छे से एरर कम कर दूं। देखो एरर खत्म तो नहीं हो सकता, कम करने का तरीका क्या है? ज्यादा बार कर लो ना भाई, एक बार क्यों 10 बार नाप लो। अब 10 बार में से भैया असली वैल्यू कौन सी आएगी? एवरेज ले लो, सबका एवरेज ले लो। कैसे? अब समझते हैं टर्म्स इन एरर एनालिसिस। अब समझते हैं व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द वैल्यू that is measured by an instrument
और इसको कर दो इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी एक इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी किस लेंथ को नाप सकता है। भैया ये एक स्केल है 0 से 10 सेंटीमीटर की, और भैया इसमें बड़े बड़े ना 10 पार्टीशन है, और उसमें बीच में भी 1 मिलीमीटर के पार्टीशन है। तो मैंने कहा अगर 1 मिलीमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्या स्केल से नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हो भैया, क्योंकि 1 मिलीमीटर यहाँ पे बन रहा है और 1 मिलीमीटर यहाँ, मैं इन दोनों के बीच में रख के नाप लूंगा, हाँ या ना। तो 1 मिलीमीटर आप कम से कम नाप सकते हो, या मैं कहूं कि भैया किससे कम नहीं नाप सकते? 1 मिलीमीटर से कम नहीं नाप सकते। दिस इज लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट किसके टर्म्स में नापा जाएगा? जो स्केल का पैरामीटर है, स्केल सेंटीमीटर में, तो इस लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में लिखो, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, हाँ या ना। तो भैया अगर एक मान लेते हैं एक स्क्रू गेज, अच्छा इसको छोड़ो, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं 1 सेंटीमीटर मिनिमम नाप सकता हूं और एक्चुअल में वो मीटर स्केल है, एक्चुअल में वो मीटर स्केल है, तो भैया मुझे ये बताओ उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.01 मीटर। यस और नो? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी जो भी वैल्यू एक्चुअल है और जो तुम्हारी आई है उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। यस और नो? एब्सोल्यूट एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। अब ये समझते हैं, लेट सपोज तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर आया। अच्छा, रिलेटिव एरर ये होता है, देखो 50.5 is the true value and 50.2 is the measured value. What is the error? Absolute error. Absolute error क्या होगा? 50.5 minus 50.2 that is 0.3. इसी एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो 50.5, तो ये हो जाता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, हाँ या ना। यानी एक्चुअल वैल्यू में कितना एरर है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? नथिंग, रिलेटिव एरर का ही परसेंट निकाल दो, वो हो जाता है परसेंटेज एरर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू विच इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? यस और नो? इज दैट राइट और रॉन्ग? है ना? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। भैया ये क्यों बताया गया? क्योंकि अभी आपका कुछ काम नहीं है, 11th में पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ नोट्स में इनका यूज करो। आज की इस क्लास में एरर एनालिसिस की थ्योरी थी और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगा होगा क्योंकि आज सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। दूसरी चीज, हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि इसके क्वेश्चंस 11th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, अभी इसका कोई काम आपकी क्लास में नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा सेम किसी भी टॉपिक पर, नीचे कमेंट में लिख दो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होमवर्क इज कंप्लीट, चैप्टर के नोट्स जो भी हैं वो सब रिवाइज करने हैं, सारा काम करना है जितना भी होमवर्क मिला हुआ है। आज की इस क्लास में हमने अपना चैप्टर एंड कर दिया है, ऑफिशियली द चैप्टर इज एंडेड टुडे। आज की इस क्लास में सब एंड हो चुका है, बेसिक फिजिक्स। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करके अपनी एक्चुअल फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।